2.4 Indicators of Development. Let's start. Has the country achieved economic development or not? If so, how fast it has taken place? किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ रखो. Okay, has the country achieved economic development or not? If so, how fast it has taken place? How much is the economic development of the country? To know and to measure it, we should consider various factors. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो किस स्पीड से हुई है, और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है, इन सबको मेज़र करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है, उनके बारे में डेटा हमें चाहिए होता है. सच फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड एज द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन्हीं फैक्टर्स को हम इंडिकेटर्स कहेंगे, या तो मेजरिंग रॉड्स कह सकते हैं या स्टैंडर्ड कह सकते हैं. इन्हीं के हिसाब से आपको पता चल पाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हुई है. So these indicators which measure the rate of economic development and its extent can be presented in numerical and statistical terms, यानी इनकी एक डेटा हम बना सकते हैं. Through these indicators a comparison of two countries and two time periods can be done, कि इंडिया में कितनी हुई है, पाकिस्तान में कितनी हुई है, या चाइना में कितनी हुई है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं. या फिर टाइम पीरियड में भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 2000 से लेके 2010 तक कितनी डेवलपमेंट हुई हमारी, फिर 2010 से 2020 तक कितनी डेवलपमेंट हुई, वो भी हम मेज़र कर सकते हैं. सो वी कैन मेज़र बिटवीन टू कंट्रीज़ and also we can compare between two time periods. Just as thermometer measures the change in temperature of human body and records it, development indicators measures the country's development. Some of the indicators of economic development are as follows. First is rate of growth of national income, मतलब किस स्पीड से, रेट मतलब क्या है, स्पीड, तो किस स्पीड से नेशनल इनकम ग्रो कर रही है. सेकंड, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, किस स्पीड से हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है. थर्ड इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. फोर्थ इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. According to this indicator, a country is said to have attained economic development if there is a continuous increase in the real national income of the country for a long period of time. एक साल के लिए नहीं बल्कि 5-10 साल के लिए अगर कंटिन्यूसली इनकम में इंक्रीज होता रहता है, टोटल नेशनल इनकम में. इफ़ द रेट ऑफ द राइज इन नेशनल इनकम इज़ हाई, द डेवलपमेंट रेट इज़ सेड टू बी हाई. अगर बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, नेशनल इनकम हमारा काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है. लेकिन नेशनल इनकम अगर हमारी स्लो इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट भी लो माना जाएगा. अगर नेशनल इनकम डज नॉट राइज, इट डेपिक्स द स्टेट ऑफ स्टैग्नेंसी. अगर नेशनल इनकम बढ़ ही नहीं रही तो हम स्टैग्नेंट हो गए. स्टैग्नेंट मतलब एक ही जगह अटक गए हैं. एंड इफ नेशनल इनकम डिक्रीजेस, देयर इज़ अंडर डेवलपमेंट, और वी कैन से नेगेटिव डेवलपमेंट. अगर हमारी नेशनल इनकम कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, सो दैट इज़ अंडर डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, रियल इनकम एंड नॉट मनी इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, रियल इनकम देखी जाती है, मनी इनकम नहीं. रियल इनकम का मतलब है, हो सकता है कि आपको पैसे ना मिले बल्कि उसके बदले में कोई सर्विस मिल जाए, तो वो भी इनकम में काउंट होगा. सो रियल इनकम इज कंसिडर्ड एंड नॉट मनी इनकम इज कंसिडर्ड. Hence, national income is calculated not at current prices but at constant prices. नेशनल इनकम कौन से प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं हम? कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे नहीं.
चलो अब इसका टेबुलर एक्सप्लेनेशन है। टेबुलर एक्सप्रेशन मतलब कि टेबल के फॉर्म में हमें समझाया गया है यहाँ पे। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन परसेंटेज, कितना हमारा ग्रोथ रेट हो रहा है परसेंटेज के हिसाब से। तो नॉर्वे का परसेंटेज 2.2 है, अमेरिका का 2.4 है, श्रीलंका 4.5, चाइना 7.3, इंडिया 7.3, पाकिस्तान 4.7। सो नेशनल इनकम के ग्रोथ में हम चाइना के बराबर हैं, मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन में हम 7.3% हर साल इंक्रीज़ होना एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। Some countries have faster rate of growth of national income when compared to the rate of growth of national income. Hence, such countries are said to have higher rate of economic development. It can be seen in table 2.1 that countries like Norway, America, Sri Lanka and Pakistan have a slower annual growth rate of national income as against India. इंडिया के कंपेयर में नॉर्वे का, अमेरिका, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, इन सब का ग्रोथ रेट कम है। Hence, it can be said that India's growth rate is higher than that of these countries. Today, India is considered to be one of the fastest developing countries of the world. But it should be remembered that countries like Norway and America had impressive growth rate already, though they are growing at a rate of 2 to 3% per annum in the present. वो लोग पहले ही 15-20 साल पहले ही बहुत अच्छा इंक्रीज कर चुके हैं, उसके बाद भी अभी भी 2 to 3% हर बार इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब उनकी डेवलपमेंट अभी भी अच्छी खासी है, क्योंकि वो पहले से ही डेवलप्ड हैं, तो उनके लिए 2 to 3% अभी भी अच्छा हुआ। और हम डेवलपिंग हैं तो हमारे लिए 7.3 इज़ गुड इनफ। Limitations. There are some limitations in accepting national income as an indicator of economic development. They are as follows. क्या क्या limitations हैं इसको एज ए इंडिकेटर देखने की नेशनल इनकम को? फर्स्ट, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। एक ट्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए आपको डबल काउंटिंग, प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, डिफ़िकल्टीज इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, इलीगल इनकम, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन, बार्टर ट्रांजैक्शन, illiteracy, employment of persons in more than one occupation etc. makes it difficult to estimate the true national income of the country. ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ट्रू कैलकुलेशन करने के लिए। कई बार डबल काउंटिंग हो जाती है, एक ही इनकम की डबल काउंटिंग हम कर लेते हैं, क्योंकि दो अलग अलग जगहों पे हमें इनकम आ रही होगी तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, अब जैसे मेरा अगर कोई शॉप हो, उसमें से अगर मैं कोई चीज़ यूज़ कर लूँ तो उसके मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो मेरी इनकम में काउंट नहीं होगा। लेकिन मैंने कंज्यूम तो किया ना, यूज़ तो किया है, तो अब वो इतना पता लगा पाना मुश्किल है, ऑलमोस्ट पॉसिबल है डेली कंजप्शन। कहाँ पे पॉज हो गया था वीडियो? Difficulty in calculating the true national income. ओके, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी जो एक अलग से हमें काउंट करना पड़ता है कि हर एक में डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, कितना कट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। फिर इलीगल इनकम, अगर आपकी इलीगल इनकम है तो वो तो नेशनल इनकम में काउंट होगी ही नहीं।
टैक्स अवॉइड करते हैं हम, या टैक्स एवेजन करते हैं, गलत तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। बार्टर ट्रांजेक्शन का मतलब होता है हिंदी में हवाला कहते हैं हम, कि उसमें ऑफिशियल वो अमाउंट नहीं ट्रांजेक्शन होती, ऑफिशियल उसका कहीं पे भी ट्रांजेक्शन नहीं दिखता बैंक में। जैसे मैं अगर बैंक से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ तो वो एक ऑफिशियल ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन मैंने एक पैसे लिए, एक आदमी को जाके दिए कि आप ये पैसे जो है वो किसी सपोज़ मुंबई पहुँचा देना, तो वो मेरे को एक कच्ची चिट्ठी बना के देगा कि इसने इतने पैसे दिए हैं, इतने पैसे मुंबई पहुँच जाएंगे एक दिन के बाद। तो वो बार्टर ट्रांजेक्शन होता है, मतलब इसका कोई ऑफिशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। फिर है इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन। अगर एक ही इंसान दो अलग अलग जगहों पे काम करता है तो नेशनल इनकम में तो वो अपनी एक ही दिखा सकता है जॉब, बाकी के जॉब की जो इनकम होगी वो शो नहीं कर पाएगा। सो इन सारी वजह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकंड है पॉपुलेशन। सिर्फ अगर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देख के आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि चलो नेशनल इनकम तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन साथ साथ में हमारी पॉपुलेशन भी अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होगी, जैसे हमारी नेशनल इनकम कितनी बताई टेबल में, कितना इंक्रीज़ होता है हर साल? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। इंडिया की नेशनल इनकम यस कितनी सर। है? अटक रही है बहुत। सर आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। हाँ, अभी आ रही है? हेलो, 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 यस सर। आ रही है आवाज़? यस सर अभी आ रही है। यस सर। हाँ। ओके, सो पॉपुलेशन से वापस समझाता हूँ। देखो, नेशनल इनकम अगर हमारी अच्छी हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी अच्छी हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज़ होती है, इंडिया की कितनी इंक्रीज़ होती है, टेबल में हमने अभी देखा कितनी होती है इंक्रीज? 7.3। 7.3। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन हर साल 8% इंक्रीज़ हो, इसका मतलब हमारी नेशनल इनकम -0.7 हो गई, नेगेटिव हो गई। अगर हमारी पॉपुलेशन 2.3 है, 2.3 हर साल बढ़ती है, तो हम +5 जाएंगे। इनकम इंक्रीज हो रही है +7.3 और पॉपुलेशन है 2.3, तो डिफरेंस जो है 5 का, हम अभी भी पॉजिटिव में है। ओके, यस। सो इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, अगर हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से, नेशनल इनकम ज़्यादा है पॉपुलेशन से, तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेगेटिव हो जाएगी। चलो, थर्ड लिमिटेशन है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अलग अलग मेथड्स हम यूज़ करते हैं नेशनल इनकम काउंट करने के। पूरे वर्ल्ड में हर देश अपने तरीके से काउंट करता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है और सबसे यूज़फुल तरीका है वो है प्रोडक्शन इनकम, प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स।
When a country's national income is measured through two different methods, the result instead of remaining the same differs. ठीक है, आप प्रोडक्शन के हिसाब से चेक कर सकते हो, इनकम के हिसाब से चेक कर सकते हो, और एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से चेक कर सकते हो. लेकिन जब आप किसी और मेथड से काउंट करते हो तो नेशनल इनकम तो सेम ही रहनी चाहिए, मेथड चाहे कोई भी हो, पर ऐसा होता नहीं है. तो अलग मेथड यूज़ करते हो तो आपकी नेशनल इनकम भी थोड़ी अलग हो जाती है. तो अब डिपेंड करता है हर एक कंट्री पे कि कौन से मेथड से वो कैलकुलेट कर रही है. इसी की वजह से दो कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करना वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. कोई कंट्री क्या करती है, प्रोडक्शन पे सिर्फ चेक कर लेती है कि हमारी कंट्री में ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रीज़ इतना प्रोडक्शन कर रही है, तो इसके हिसाब से हमारी इनकम इतनी हो जाएगी. कुछ देश जो है वो हर एक पर्सन की इनकम काउंट करते हैं, इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपेंडिचर पे काउंट करते हैं कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, उस हिसाब से इनकम काउंट करते हैं. तो अलग अलग मेथड होगा, तो कंट्रीज़ का ग्रोथ कंपेयर करना डिफ़िकल्ट है. चलो, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम. पहले हमने कौन सा समझा, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. अभी सेकंड पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ per capita income. According to this indicator, when the per capita income of a country increases for a long period continuously, it can be said that economic development has taken place. Per capita income is average income per head. हमारी टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम मिल जाती है. इसमें भी आपको पॉपुलेशन को ध्यान में रखना होता है. Hence, per capita income as an indicator is superior to national income as an indicator. नेशनल इनकम के कंपेयर में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसमें पॉपुलेशन काउंट हो जाता है. The experts of United Nations Organization have recommended per capita income as the indicator of economic development. जो UNO वाले हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से पर कैपिटा इनकम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से मेज़र हो सकती है. तो अगर पर कैपिटा इनकम आपकी अच्छी है मतलब आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है. अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बहुत फास्ट आगे जा रही है मतलब आपकी डेवलपमेंट फास्ट है. अगर आपकी पर कैपिटा इनकम स्लो है तो आपकी डेवलपमेंट भी स्लो है. अगर आपकी पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट है, उतनी की उतनी है, मतलब वो स्टैग्नेंट है. और अगर पर कैपिटा इनकम पीछे जा रही है मतलब आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेगेटिव है. जैसा हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था वैसा ही पर कैपिटा इनकम में भी है. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन मकसद क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी अच्छी हो पाएगी जब पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी. If the development does not improve the standard of living of people in real sense, it cannot be called as development. Hence, per capita income increase leading to physical betterment of people is considered to be a good indicator. पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है तो हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छी होने लगती है, इसलिए डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा है. राइज इन पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव्स फिजिकल वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी तो फिज़िकल वेलफेयर हमारी अच्छी होगी, हम ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे अपने ऊपर अपने फ़ायदे के लिए. हैंस इट इज़ द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो रियल इंडिकेटर कौन सा है, पर कैपिटा इनकम जो है वो रियल इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. अब देखते हैं टेबुलर एक्सप्रेशन. तो टेबल में देखो, नॉर्वे का कितना ग्रोथ रेट है 1.7, अमेरिका 1.6, श्रीलंका 3.5,
चाइना 6.7, इंडिया 6 और पाकिस्तान 2.6। तो इसमें भी जो हम कह रहे हैं कि रियल इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें भी हम काफ़ी आगे चल रहे हैं। इंडिया जो है वो चाइना के लगभग बराबर चल रहा है पर कैपिटा इनकम में भी। सो दिस शोज़ कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। सो आपकी टेबल जो 2014-15 में ये टेबल बनाई हुई है, 15-16 में टेबल बनाई है, लेकिन जो डेटा है वो 2014 का है। परचेजिंग पावर देखें तो हमारी परचेजिंग पावर 5,497 यूएस डॉलर्स है। इंडिया की परचेजिंग पावर कितनी है? 5,497 यूएस डॉलर्स, जो नॉर्वे, यूएस, चाइना, श्रीलंका से कम है। हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन अब भी हम बहुत पीछे हैं परचेजिंग पावर में। अगर हम देखें नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे जो है वो हमसे 11 टाइम्स या 12 टाइम्स आगे है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्वे की जो परचेजिंग पावर है वो हमसे 11 to 12 टाइम्स ज़्यादा है। वहाँ पे लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, क्योंकि अब आप कहोगे कि सर वहाँ पे तो 1.1% ही इंक्रीज़ हुआ है, हमारा तो 6% है, फिर भी हमारी परचेजिंग पावर कम क्यों है? तो कम इसलिए है क्योंकि अब हम अभी इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। उनका पहले ही बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, तो उनका 1.1% इंक्रीज़ भी बहुत अच्छा है। जैसे 60,000 अगर मैं रफली कैलकुलेट करूँ 60,000, तो 60,000 का 1% कितना होगा? 60,000 का 1% 600 होगा। Yes. तो उनका 1% भी बढ़ता है तो 600 उनका बढ़ जाता है परचेजिंग पावर। और इंडिया का 5,000 लेते हैं हम रफली, 5,000 का 6%, 5,000 का 6% करोगे तो भी 300 ही आएगा, 3,000. 300 आएगा। तो उनका 1% में भी 600 इंक्रीज हो जाता है, और हमारा 6% में भी सिर्फ 300 ही इंक्रीज हो पा रहा है, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर पहले बहुत कम थी और उनकी परचेजिंग पावर पहले से ही अच्छी हो चुकी है। ओके, डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो हमारी स्पीड अब अच्छी होने लगी है, लेकिन वो लोग पहले से ही अच्छी पोजीशन पे जा चुके। चलो अब लिमिटेशंस देखें हम, पर कैपिटा इनकम में क्या लिमिटेशंस आएंगी। तो फर्स्ट है ओनली एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स यानी अंदाज़ा लगाना। सो नेशनल इनकम जो है वो हम हर साल कैलकुलेट करते हैं, तो नेशनल इनकम की लगभग करेक्ट डेटा हमें मिल जाती है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो हम हर साल नहीं कैलकुलेट कर पाते, वो हम 10 साल में एक बार करते हैं। तो हम हर साल ऐसे ही रफली अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे 2-3 साल पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे 120 करोड़, फिर लास्ट ईयर कहते थे 125 करोड़ लोग, अभी कहते हैं 135 करोड़ लोग। तो कोई पॉपुलेशन सर्वे हुआ नहीं है, वो तो हर साल 5-10 करोड़ बढ़ा देते हैं ऐसे ही। तो ये क्या है, सिर्फ एक एस्टिमेशन है। पॉपुलेशन का सर्वे तो हर 10 साल में एक बार होता है। सो इसलिए टोटल पॉपुलेशन अगर आप पता ही नहीं है तो आप पर कैपिटा इनकम सिर्फ क्या कर रहे हो, अंदाजे पे निकाल रहे हो। सो ये एक लिमिटेशन हो गई। सेकंड, डिफ़िकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो हमने देखा कि नेशनल इनकम काउंट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। तो अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी आएगी
तो ऑब्वियस है पर कैपिटा इनकम में भी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि आपको नेशनल इनकम आएगा, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो ही तो पर कैपिटा इनकम मिलेगी। अगर नेशनल इनकम वही डिफ़िकल्ट है मिलना, तो पर कैपिटा इनकम मिलना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम सिर्फ एक एवरेज दिखाती है। अब अगर हमारे देश में 10 जने मुकेश अंबानी जैसे हों तो इनकम तो बहुत अच्छे से बढ़ी जाएगी। अभी आपको पता हो तो मुकेश अंबानी जी टॉप 5 टॉप 6 में चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो अगर 5-6 जने ऐसे होंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी तो अच्छी होगी, नेशनल इनकम तो अच्छी होगी ही, लेकिन एवरेज में हमें ऐसा लगेगा कि हर एक की इनकम इतनी अच्छी है। ये पता नहीं चल पाएगा कि किसी एक पर्सन ने इतना अच्छा कमाया है, एक कंपनी ने इतना अच्छा कमाया है, उसकी वजह से सभी में वो ऐसा लगेगा कि हर एक की इनकम बढ़ गई है। हो सकता है कि कुछ बिजनेसमैन ही ऐसे हों जिनकी इनकम बहुत अच्छी हो गई हो, पर कैपिटा में हमें ऐसा लगेगा कि हर एक पर्सन की इंक्रीज़ हो रही है। हो सकता है कि जो गरीब लोग हों उनकी इनकम में कुछ इंक्रीज़ हुआ ही ना हो, पर कैपिटा इनकम क्योंकि एक एवरेज है तो हमें लगेगा कि सबकी डेवलपमेंट हुई है। डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन, जैसे कि अभी बताया कि पर कैपिटा इनकम हर एक की करेंसी के हिसाब से होती है, अपनी अपनी करेंसी में होती है, तो हमें उसे पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारा देश डॉलर्स में पहले ही इतना पीछे है, $1 खरीदने के लिए हमें 70 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं, 75 खर्च करने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से हमारी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर परचेजिंग पावर कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, हर एक कंट्री अपनी अपनी करेंसी में परचेजिंग पावर निकालती है, लेकिन सब कंट्रीज़ कंपेयर करने के लिए उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करती है, और हर एक कंट्री का यूएस डॉलर का वैल्यू अलग होता है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉपर परचेजिंग पावर नहीं मिल पाती है, प्रॉपर पर कैपिटा इनकम नहीं मिल पाती है। फिफ्थ, डिसेप्टिव इंडिकेटर। डिसेप्टिव मतलब छलावा, धोखा, कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इतना अच्छा है नहीं ये इंडिकेटर। पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज़ नॉट द एक्चुअल इनकम दैट ए सिटीजन गेट्स। पर कैपिटा इनकम तो क्या है, एक एवरेज है, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को इतना मिलता ही है। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम जैसे परचेजिंग पावर थी $5,479, तो अगर इसको मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो 3.5-4 लाख रुपए हो जाएंगे। तो क्या हर एक इंसान की 4 लाख रुपए की परचेजिंग पावर है एनुअली, हर साल में? क्या हर इंसान 4 लाख रुपए खर्च करता है? सो हो ही नहीं सकता। नहीं। बहुत सारे इतने गरीब लोग हैं जो 5-10 हज़ार में अपना महीना चला रहे होते हैं। ओके, सो वो एक डिसेप्टिव इंडिकेटर है, दिखने में अच्छा लगता है कि ओहो इंडिया का हर एक इंसान 4 लाख रुपए खर्च करता है पूरे साल में, पर वो सिर्फ दिखावा है, क्योंकि बहुत सारे लोग 40 लाख भी खर्च करते हैं, तो वो एवरेज आउट होके 4 लाख बचता है। ओके, पांचों समझ में आई लिमिटेशंस? Yes, sir. थर्ड है PQLI, यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, यही हमारा डेवलपमेंट का मेन मकसद है। तो उसके लिए हमने एक अलग से ही इंडेक्स बना लिया है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मेज़र करते हैं,
तो फर्स्ट है कंजप्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हमारे देश में फूड कितना कंज्यूम हो रहा है, फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है, बाकी के रोज़ की चीज़ें, कपड़े हो गए या तो प्रॉपर्टी हो गई, ये कितना ख़रीदा जा रहा है, रोज़ कितना यूज़ हो रहा है। अगर आपके घर मकान ज़्यादा बिक रहे हैं, खाना ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है, फ्यूल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब लोगों के पास पैसे हैं इन चीज़ों पे यूज़ करने के लिए, मतलब उनकी फ़िज़िकल क्वालिटी अच्छी चल रही है लाइफ की। सेकंड, कंजप्शन ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब जो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे, जैसे ड्यूरेबल में प्रॉपर्टी ड्यूरेबल में आ जाएगी। फिर थर्ड है कंजप्शन ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बाय पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। कंजप्शन ऑफ सर्विसेज जैसे टीचिंग एक सर्विस हुआ, या हॉस्पिटलाइजेशन होना, डॉक्टर्स जो आपकी हेल्प करते हैं वो एक सर्विस हुआ, या फिर ब्यूटी पार्लर वो भी एक सर्विस हुआ। ओके, सो सर्विस कितनी कंज्यूम कर रहे हैं लोग, कितना यूज़ कर रहे हैं, सर्विसेज का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, उस पर भी हमारी फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ चेक की जाती है। This consumption standard or living standard determines the physical quality of life. Hence, consumption or living standard is identified as physical quality of life. If the living standard of people goes up, अगर लिविंग स्टैंडर्ड हमारा अच्छा हो रहा है, मतलब हमारी फिज़िकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स अच्छी जा रही है। तो कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में? पहला, जब हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो ये भी देखा जाता है कि फूड जो कंज्यूम हो रहा है वो कौन सा कंज्यूम हो रहा है, उसमें कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स का प्रपोर्शन क्या है। सेकंड, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। थर्ड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, कितने हमारे घर मकान बिक रहे हैं, कितने लोग कपड़े खरीद रहे हैं। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च हो रहा है, एंटरटेनमेंट यानी मूवी, थिएटर्स वगैरह सब। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, लोग कितना ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कितना घूम रहे हैं लोग, है ना, कितना टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, उससे भी हमारी फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ पता चलती है। एनर्जी यानी कितना हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है मतलब आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, फिज़िकल क्वालिटी आपकी अच्छी है। पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर, कितनी दुनिया, मतलब इंडिया में कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, वो देखा जाता है। एट्थ, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे अभी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 to 62 है, अगर वो बढ़ जाती है मतलब आपकी फ़िज़िकल क्वालिटी अच्छी हो रही है लाइफ की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट यानी जो अभी बच्चे जन्म लेते हैं, अभी अभी जन्म जिनका हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि बच्चों का जन्म होते ही उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। सो इंडिया में लगभग 100 पे 2 to 3% ऐसे हैं जो मोर्टेलिटी रेट में काउंट हो जाते हैं, मतलब 100 में से लगभग 2 या 3 बच्चों का डेथ हो जाता है जन्म लेते ही। सो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काउंट किया जाता है। अगर वो कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम जा रहा है, मतलब आपकी फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो रही है। और ड्रेनेज फैसिलिटी, ड्रेनेज फैसिलिटी यानी जो हमारे घर से पानी आपने गिराया वो कैसे सही तरीके से निकल जाता है या नहीं, बारिश हो रही है तो पानी कहीं पे जमा नहीं हो, यानी पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे से काम करना चाहिए। तो वो कितने लोगों के पास है, कितने लोगों तक अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें जो है, ये मतलब टॉप 10 चीज़ें हैं
इनमें आपको देख के पता चल सकता है कि फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंक्रीज हो रही है. ओके, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए. जैसा कि हमने अभी देखा कि नेशनल ग्रोथ में और पर कैपिटा इनकम में दोनों में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं. ओके, तो जैसे अभी आपने देखा कि नेशनल इनकम में और पर कैपिटा इनकम में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, तो उनको हम रियल इंडिकेटर्स नहीं कह सकते अभी, क्योंकि पूरी कंट्री की इनकम बढ़ना अभी आजकल जो है वो कुछ लोगों के हाथ में है. जो लोग बहुत अमीर हैं, अगर उनकी इनकम बहुत फास्ट इंक्रीज़ होती है तो नेशनल इनकम तो बढ़ेगी ही, प्लस पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाती है. सो द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री शुड बी सच, डेवलपमेंट सिर्फ इनकम के हिसाब से नहीं होनी चाहिए. डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी कंट्री का हर एक पर्सन है उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही है या नहीं. बेसिक ज़रूरतें क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल सर्विसेज यानी हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन. ठीक है, ये 5 चीज़ें जो है वो हम काउंट करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स में. फूड, क्लोथ, शेल्टर, क्लोथिंग, वो तो हो गया. फिर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज. सो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी कंट्री के सिटीजन्स की फुलफ़िल हो रही है तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है. कीपिंग दिस इन माइंड, मॉरिस डेविस या डेविस मॉरिस presented the physical quality of life index, which is in short term known as PQLI. In this, betterment of physical quantity of life of human being is considered as economic development. अगर आपकी physical quality of life अच्छी हो रही है तो economic development अच्छी हो रही है. The level of physical quality of life determines the level of economic development. अगर आपकी physical quality of life अच्छी है बाकी कंट्रियों के कंपेयर में तो आपका डेवलपमेंट भी ज़्यादा अच्छे से हो रहा है. There are 3 standards to measure the physical quality which are depicted here. Number 1, extent of education. Number 2, life expectancy. And number 3, infant mortality rate. तो पहले एजुकेशन यानी लिटरेसी लेवल हम देखते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं. जितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी, PQLI अच्छी आपकी काउंट होगी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होनी चाहिए तो आपकी PQLI बढ़ सकती है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ड्यूरिंग अ ईयर नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई बिफोर 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बर्थ, 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल में, उसको मोर्टेलिटी रेट कहेंगे. लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए तो आपकी फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती जाएगी. चलो अब थर्ड, इसका रीजंस फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स. नंबर 1, डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज़. इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस क्यों किया है? क्योंकि ये 3 चीज़ें आप किसी भी कंट्री में काउंट कर सकते हो. इसमें आपको रुपीज़ या डॉलर्स या यूरोस में काउंट नहीं करते हो आप, ये पॉपुलेशन का परसेंटेज है. सेकंड, ऑल दीज फैक्टर्स डेपिक्ट द रिजल्ट्स. ये रिजल्ट्स दिखाते हैं, पैसे का पावर नहीं दिखाते. पढ़ा लिखा होना, हेल्दी होना, बच्चों की मौत कम होना, पैसे से लेना देना नहीं है इसमें. ये आपकी लाइफ का रिजल्ट प्रॉपर दिखाता है. थर्ड, ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर प्रोडक्ट बेस्ड एंड फुलफिल द जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन. तो इसमें आप सभी देशों के साथ आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो. इसमें US डॉलर या इंडियन रुपीस
का कुछ कंपैरिजन नहीं होगा। ओके, तो ये तीन चीज़ें फिर वही बताई हुई है। लिटरेसी इंक्रीज होनी चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, आपका खाना पीना अच्छा होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो लाइफ और ज़्यादा अच्छी होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, माँ को इतनी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको इतना अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए कि माँ भी हेल्दी रहे और बच्चा भी हेल्दी रहे। फार्मूलाज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंडेक्स, हम हर एक इंडिकेटर को 100 पॉइंट्स देंगे। 3 इंडिकेटर्स हमने इसमें रखे हैं, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर तीनों का टोटल करते हैं यानी 100, फिर जो भी टोटल आया उसको डिवाइड बाय 3 करते हैं, जो वैल्यू आई वो आपके देश की, आपके कंट्री की PQLI होगी। समझ में आया? तीनों को 100 में से काउंट किया जाता है, फिर जो भी वैल्यू आई उसको 3 से डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए, फिर जो एवरेज आई वो आपके कंट्री की PQLI होगी। अगर PQLI 100 के आसपास है मतलब आपके देश का, आपकी कंट्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर 0 के आसपास है तो इट इज़ वेरी बैड। PQLI इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 to 100। PQLI हम सिर्फ 2 देशों को नहीं बल्कि अपने ही 2 स्टेट्स को भी कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। गुजरात में कितना है, महाराष्ट्र में कितना, राजस्थान में कितना। जहाँ पे PQLI ज़्यादा होगा वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, जहाँ PQLI कम है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, PQLI includes factors like life expectancy which touch the standard of human life। इससे फ़ायदा क्या होता है PQLI कैलकुलेट करने का? तो जब आपको पता चलता है कि आपका देश PQLI में पीछे जा रहा है तो आप अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी पे ध्यान देने लगते हो, जिसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। इसका जो PQLI है, PQLI का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेटली आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है। इसमें लिमिटेशंस भी बहुत कम है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के कंपेयर में लिमिटेशंस कम है। हम यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में या तो फिर सेम कंट्री में अलग अलग रीजन्स के बीच में इजीली डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। हम रूरल और अर्बन को भी कंपेयर कर सकते हैं। रूरल अर्बन पता है ना सभी को? गांव और शहर, ठीक है? रूरल मतलब गांव, अर्बन शहर। मेल्स और फीमेल्स में भी कंपेयर कर सकते हैं। सो किसी भी तरीके से आप कंपेयर करना चाहो तो बहुत इजीली आपको डेटा मिल जाता है कंपैरिजन के लिए। अब लिमिटेशंस इसकी भी हैं। पहली लिमिटेशन है कि हमने इसमें सिर्फ 3 ही कैटेगरी रखी है, तो इससे पूरे तरीके से प्रॉपर पिक्चर नहीं पता चलती कि डेवलपमेंट सच में हुआ भी है या नहीं। इसमें हम एवरेज काउंट कर रहे हैं, है ना, 3 चीज़ों का एवरेज। लेकिन कौन सी कंट्री लिटरेसी में आगे जा रही है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आगे जा रही है वो हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हम तीनों का एवरेज कर लेते हैं। इफ़ अ कंट्रीज प्रेजेंट PQLI इज़ हाई, अगर PQLI आपका हाई है अभी, तो इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। अगर आपकी कंट्री का PQLI हाई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी कंट्रीज से आगे हो। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में आपको ऐसा पता चल सकता है कि हम बाकी देशों से कितना आगे हैं, लेकिन PQLI ये सिर्फ आपकी कंट्री का एक रिज़ल्ट है। आप कंपेयर करके ये नहीं पता चल सकता कि हम कितने देशों से आगे हो गए या कितने देशों से पीछे हो गए।
फोर्थ पॉइंट, हमने हर एक को 100 पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों की इम्पोर्टेंस अलग है, तो तीनों को 100 पॉइंट्स देना सही नहीं है. फिफ्थ, growth of income has higher importance in physical quality of life index, and ignoring that is not possible. फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पैसे तो चाहिए ही ना, तो पैसों को बिल्कुल इग्नोर कर देना ये भी सही नहीं है. सिक्स पॉइंट, PQLI ऑफ रिच कंट्रीज राइज एट स्लोअर रेट. जो रिच कंट्रीज हैं उनका PQLI स्लो इंक्रीज होता है, लेकिन एवरेज लाइफ जो है वो तो हर एक देश की लगभग एक जितनी ही इंक्रीज होती है ना, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपके देश में लोग 120 साल जिएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो लगभग पूरे वर्ल्ड में सेम ही है. तो आप भले ही आपका डेवलपमेंट अगर पीछे भी हो, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर नहीं भी हुआ है, फिर भी लोग 60-65 साल तो जी ही जाते हैं. अमेरिका में भी उतने ही साल जीते हैं, इंडिया में भी उतने ही साल जीते हैं, तो इसलिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे अच्छे से हम कंपेयर नहीं कर सकते. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप ज़रूर कंपेयर कर सकते हो. सो प्रेजेंट सिनारियो देखें तो आफ्टर 2003 इंस्टेड ऑफ 3 एस्पेक्ट्स 3 मोर एस्पेक्ट्स वर इंक्लूडेड. PQLI में 3 और चीज़ें इंक्लूड की गई और एक नई इंडेक्स बनाई जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अभी आज हम यहीं तक रख रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके सर हाँ, सर दिनेश सर टाइम पूछ रहे थे कल के लेक्चर का. आज नहीं रखा. आज था ना, बट आधा कल हुआ के था सर लेक्चर को. का पूछ. एक जना बताओ ना, आज हुआ था लेक्चर कि नहीं? हाँ आज हुआ था ना. तो कल भी रखना है सर को. हाँ आज हाफ पढ़ा है और बोला हाफ कल पढ़ाऊंगा, तो सर का लेक्चर का टाइम बताना. तो मेरा आप 1:30 रख दूँ, 1:30 1:30 बजे. यस सर. ठीक है, तो मेरा 1:30 को रखता हूँ, फिर बाकी आप दिनेश सर से पूछ लेना है ना, गुजराती का. चलो, और कुछ पूछना है? यस सर, मेरे को इसमें डाउट है एक. हाँ बोल. वो इसमें आपने बोला नहीं सब में 100 पॉइंट्स देते हैं उनको हम्म लिटरेसी लाइफ एक्सपीरियंसी में, हम्म तो उसमें हर एक को 100 पॉइंट देते हैं कि तीनों का टोटल करके फिर 3 से डिवाइड करते हैं? नहीं नहीं, पहले तीनों को 100 में से लिखेंगे. जैसे एक में 90 आया, एक में 80 आया, एक में 70 आया, तो टोटल हुआ आपका 240 300 में से. लेकिन फिर 240 को आप 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 से डिवाइड करोगे मतलब आपका वैल्यू क्या आएगा, 80 आ जाएगा. ओके, तो पहले तीनों का 100 में से निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, जो वैल्यू आई उसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या होता है, एवरेज आ जाता है. ओके. ओके, एनीथिंग एल्स? चलो एंड करूं लेक्चर.